Assalamu alaikum. Welcome to the English Pharmaceutical Podcast. Today, I have guest is the senior most mental health professional of Rahima Khan, Professor Naeemul Lagari. सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बेहद शुक्रिया। सर अगर कोई मेंटल इलनेस का पेशेंट है तो उससे उसकी फिजिकल हेल्थ किस तरह मुतासर होती है और उनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये अगेन एक बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि एक फलसफी थे डेकार्ट, उन्होंने ये हमें कहा था कि जो बल्कि आज मतलब फलसफे में ये जंग रहती है कि जी क्या मेंटल फिनोमेना और फिजिकल फिनोमेना क्या एक जैसे हैं या कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। डेकार्ट ने ये कहा था कि जी मेंटल और फिजिकल फिनोमेना जो है वो यानी वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। और उसी के ज़ेर असर, उस फलसफे के ज़ेर असर फिर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मेंटल डिजीज़ हैं वो अलहदा हैं और जो फिजिकल डिजीज़ हैं वो अलहदा हैं। ट्रेडिशनली इसको यही समझा जाता था, लेकिन अब साइंस ने और फलसफे ने ये बात साबित कर दी है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। और ये एक का अगर डिसऑर्डर होगा तो दूसरे पे असरअंदाज होगा, और जो दूसरे का डिसऑर्डर होगा तो पहले पे असरअंदाज होगा। यानी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है और फिजिकल हेल्थ अगेन मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। वहाँ आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। सर किसी भी इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि जो मेंटल इलनेस का पेशेंट है या डिप्रेसिव पेशेंट है, क्योंकि जब तक उससे ये सही तरह पता नहीं चलेगा वो अपना इलाज सही तरह नहीं करवा सकता। अच्छा, इसमें पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेंटल डिसऑर्डर की डिफाइन करना पड़ेगा। मेंटल डिसऑर्डर एक पूरा कॉन्सेप्ट है और ये इलनेस में और डिसऑर्डर में एक कंटिन्यूम है। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ना कि अनहेल्दी है या बीमार है और ये मेंटल डिसऑर्डर है और दरमियान में कोई चीज़ नहीं। ये एक कंटिन्यूटी का नाम है। अच्छा, उस कंटिन्यूटी में दो चार चीज़ें हैं कि एक नंबर वन जिसको हम कहते हैं कि बंदे की इंसाइट कैसी है, उसकी जिसको हम बसीरत कहते हैं कि क्या उसको ये पता है कि मैं बीमार हूँ या उसको ये पता नहीं है कि मुझे कुछ इलनेसेस हैं। अच्छा, उसके साथ ही फिर कुछ मॉर्बिड फिनोमेना या कुछ ऐसी चीज़ें पैथोलॉजिकल चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये आपको बता देता हूँ कि एक तो रवैया उसका जो माशरे के समाजी नॉर्म्स हैं उससे थोड़ा सा डिविएट करना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ डिविएट करना ही डिसऑर्डर का नाम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो जो रवैया है अगर वो डिस्ट्रैक्शन वाला है तो यानी डिविएशन एंड डिस्ट्रैक्शन एंड डिसफंक्शनल, यानी एक तो जो उसका रवैया है वो समाजी नॉर्म से डिविएट किया हुआ हो, दूसरा ये है कि वो डिसफंक्शनल हो, वो अपना जो ज़िंदगी के काम हैं जो उससे रिलेटेड हैं, उसकी जॉब से रिलेटेड हैं, उसकी फैमिली से रिलेटेड हैं या इवन लोअर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसके काम में हर्ज हो रहा हो, या फिर ये है कि वो यानी इतनी हद तक बीमार हो जाए कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाए या समाज को नुकसान पहुंचाने के दरपे हो जाए, तो तब हम ये कहते हैं। और नंबर और आखिरी चीज़ कि जी उसमें इंसाइट कितनी है कि क्या वो जानता भी है कि वो बीमार है। हमारी कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिसमें इंसान को पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ, बल्कि वो क्लेम यही करता है कि मैं हेल्दी हूँ। अगर वो इस तरह का क्लेम करे तो फिर हम वही तीन चार चीज़ें देखते हैं कि उसका जो समाजी रवैया है क्या वो डिविएट कर रहा है समाजी नॉर्म से, क्या वो डिसफंक्शनल तो नहीं है, अपने काम काज करने में उसको हर्ज हो रहा है और वो नहीं कर पाता, और तीसरा ये है कि क्या वो डेंजरस तो नहीं हो रहा सोसाइटी के लिए। अगर ये चीज़ें हों तो फिर हम ये कहते हैं डिसऑर्डर है। बाकी देखें, दरमियान में नॉर्मल हेल्दी पर्सन में और डिसऑर्डर के दरमियान में एक और चीज़ भी होती है जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं कि उसमें हर बंदा उसका शिकार हो सकता है। उसके लिए उसको लेबल देना कि ये मेंटल डिसऑर्डर है वो ठीक नहीं है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आते हैं, बंदा उससे परेशान भी हो जाता है, तो परेशान हो जाना ये बीमारी का नाम नहीं है। लेकिन इस हद तक परेशान हो जाना या किसी भी अबनॉर्मल रवैये का शिकार हो जाना कि वो तो काफ़ी टाइम पीरियड तक हो और काफ़ी मतलब उसका टाइम एडिक्वेट हो और उसकी अलामात एडिक्वेट हों, एक पूरा क्राइटेरिया होता है हमारा, उसके हिसाब से फिर हम उनको बताते हैं। सर एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर में क्या फ़र्क होता है सर? क्योंकि जब भी हमने आमतौर पर लोगों को कहते हुए सुना है कि तुम्हें तो एंजाइटी है, तुम्हें तो डिप्रेशन है, लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। तो अगर कहेंगे आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, इसमें ये ओवरलैपिंग बड़ी है। एंजाइटी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और डिप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट, और इनमें आपस में ओवरलैपिंग भी है। कम से कम 70% जो है वो दोनों की अलामात मिलती जुलती हैं। बाकी बुनियादी फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्रेशन में उदासी की फीलिंग आती है
उसके जो कोर सिम्टम्स हैं उसमें एक उदासी है, उसमें इनर्जिया है यानी बेताकती महसूस होती है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है और यानी अपने आप को बंदा समझता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, उसमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके साथ ही उसमें उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी भूख खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है उसकी। जबकि एंग्जाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, उसमें उदासी भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा एलिमेंट उसमें खौफ या अंदेशे का होता है और वो परसिस्ट करता है, वो काफ़ी दिनों तक रहता है। मसलन ये कि मुझे कुछ ना हो जाए, मसलन ये कि मेरी हेल्थ ख़राब होने वाली है, मसलन ये कि मैं मेरा जो ऑफिस का बॉस है मैं उसको कैसे खुश कर पाऊँगा, मसलन ये कि जो दूसरे मसाइल हैं ज़िंदगी के मैं कैसे हल करूँगा। इसके बारे में अगर वो बार-बार उसको अंदेशा हो रहा है और वो उससे ज़्यादा है जितना कि अंदेशा है, तो तब हम ये कहते हैं उसे एंग्जायटी है। तीसरा था फ़ियर। फ़ियर एक बुनियादी इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, एक बुनियादी यानी इमोशंस हैं। इमोशंस में भी फ़ियर होगा। मसलन अगर हम यही बात करते हुए अगर साँप निकल आए तो हम सारे डर के मारे भाग जाएँगे। तो फ़ियर होना एक हमारी जिबिल्लत है, ये हर इंसान के अंदर होता है। बस ये है कि वो कितना बढ़ जाता है तब हम उसको कहते हैं कि ये डिसऑर्डर है। सर अगर हमें इस तरह लगता है कि हमारी फैमिली में या हमारे दोस्तों में या रिश्तेदारों में कोई मेंटल इलनेस का शिकार है, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, हमें उसकी किस तरह हेल्प करनी चाहिए सर? क्योंकि वैसे आपको पता है कोई भी पेशेंट खुद चल के कभी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आता, उसके सिर्फ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही बड़ी मुश्किल से साइकियाट्रिस्ट के पास ले आते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे यहाँ जो साइकियाट्रिक आपने सुनी लिटरेसी बहुत कम है। तो जब वो बंदा डिप्रेस होता है ना तो उसको 2-4 चीज़ें उसके अंदर बड़ी आती हैं। एक तो ये कि उसको दिल नहीं करता कोई काम करने को, दोस्तों के साथ मिल बैठने को, इवन उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी भूख खराब हो जाती है। अच्छा, वो कतराता है लोगों से समटाइम्स, उसके अंदर एक एहसास से जुर्म आना शुरू हो जाता है। और उससे नतीजा वो निकलता है कि सब कुछ लोग उसे कहना चाहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर विल की डिस्टर्बेंस है। हालाँकि ये विल की डिस्टर्बेंस नहीं है, ये उस तरह की इलनेस है जिस तरह किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को मलेरिया हो जाता है। ये कुछ यानी केमिकल्स की दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होती है। उसकी अच्छा ये जब चीज़ें आती हैं ना, जब हमें क्योंकि डिप्रेशन का पता नहीं होता तो हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार तुम कैसे बंदे हो, तुम तो यानी अच्छे खासे थे, क्या हो गया तुम्हें? और ये जल्दी से अपने आप को ठीक करो ये। और समटाइम्स हम जो फैमिली है या समटाइम्स माइंड भी करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद कोई काम से कहीं कतरा रहा है या अपनी जिम्मेदारियों से दिल चुरा रहा है। सबसे पहले तो हमें आपको उनको समझाना पड़ेगा, हमें पूरी सोसाइटी को डिप्रेशन क्या चीज़ है और उसको आइडेंटिफाई करने की कितनी ज़रूरत है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा अहम है। सर आजकल एक टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, माइंड और गट कनेक्शन। इसका माइंड और गट कनेक्शन के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी, मैंने जैसे आपने पहले भी सवाल किया था कि क्या जो मेंटल प्रोसेस और जो फिजिकल प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज करते हैं? जी हाँ, करते हैं। इसी तरह जो हमारी गट है ये असरअंदाज होती है मेंटल हमारी जो थिंकिंग है, कॉग्निशन है, फीलिंग है और अपोजिट इसके जब स्ट्रेस में हूँ तो हमारी गट भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक बीमारी बड़ी मशहूर है, हर एक ने नाम सुना हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, उसके बारे में अब ये कहा जाता है कि अब इसका नाम तब्दील कर देना चाहिए। अब इसका नाम वो कहते हैं कि जी इसका नाम रखें इरिटेबल माइंड सिंड्रोम। ये स्ट्रेस की वजह से ये हमारी गट खराब होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरा स्ट्रेस की वजह से अल्सर, जिसको हम स्ट्रेस अल्सर कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। इसी तरह और बीमारियां जैसे अगर क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है तो उसमें कब्ज की अलामात भी आनी शुरू हो जाती हैं। और आपको पूरा पता है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में बाज़ औक़ात दर्द भी होते हैं जिसको स्पाज़मोटिक पेन कहा जाता है। तो और वो उस वक्त ठीक हो जाते हैं जब हम उनको एंटी स्ट्रेस दवाइयाँ देते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। Thank you very much, sir. You have given your important time for mental health awareness session. Thanks a lot. शुक्रिया।